नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। लेकर आए हैं आपके सामने इंटरनेशनल बुलेटिन, जहां पर हम बात करते हैं देश विदेश में हो रही कुछ बड़ी घटनाओं की। खासकर जो इस्लामिक वर्ल्ड है, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उन पर ज़्यादा हम बात करते हैं। और हमारे साथ हैं मोहम्मद अहमद काज़मी सर, जो मीडिया स्टार वर्ल्ड के संपादक हैं। आप लोग अगर लेटेस्ट देखना चाहते हैं, कोई भी अपडेट, कोई भी बाहर की न्यूज़, तो उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले वह है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन और बाइडेन के बीच कुछ नोक-झोंक चल रही है। बाइडेन ने आरोप लगाया कि इन्होंने चुनाव को प्रभावित करने के लिए कुछ चीज़ें करी हैं और उससे चुनाव प्रभावित हुआ है, और कुछ अब अमेरिका आ रहा है कि इस पर प्रतिबंध लगाए। सर, ये चीज़ें क्या हुई अचानक? मेरे ख्याल से 2-3 महीने हो गए हैं उन्हें। देखिए अभी हाल ही में अमेरिका की सीक्रेट एजेंसीज ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये बताया गया है कि 2020 जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं उसमें रूस और ईरान का भी नाम लिया गया है कि उन्होंने अमेरिका के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। रूस के बारे में ये कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के हक में वो इलेक्शन कराने की कोशिश करते रहे, उन्हें जिताने के लिए। तो ये रिपोर्ट आने के बाद में और एक और इशू चल रहा था। अलेक्सी लेवेनली एक हैं अपोजिशन लीडर रूस के, जो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ हैं, वो आजकल जेल में हैं। और उनके बारे में कुछ महीने पहले पुतिन की सरकार के जरिए जहरीली गैस देने का भी एक इल्ज़ाम था। तो इन दोनों इश्यूज पर अमेरिका और रूस के बीच में तनातनी है। और पिछले दिनों अमेरिका का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसने रूस के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पर, कुछ इंडिविजुअल्स पर पाबंदियां लगाई हैं। लेकिन अब जो नई बात आई है वो ये है कि इसके बाद में ये एक ABC टेलीविज़न पर इंटरव्यू, गुड मॉर्निंग अमेरिका एक प्रोग्राम है, उसमें जो बाइडेन ने पुतिन को किलर तक कहा है, यानी हत्यारा कहा है। अच्छा। तो उसके बाद रूस की तरफ से रिएक्शन है। रूस नाराज है और रूस ने अपना एम्बेसडर वापस बुलाया है। आमतौर पर जब एम्बेसडर वापस बुलाया जाता है तो ये एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट समझा जाता है। तो अभी 20 तारीख को रूस के एम्बेसडर वॉशिंगटन से मॉस्को पहुंचने वाले हैं। और वहां से भी जो बयान आया है वो ये है कि राय मशवरे के लिए मैं जा रहा हूं, और उसमें वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री और वहाँ की और दूसरी एजेंसी से वो राय मशवरा करेंगे कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कैसे बेहतर हो सकते हैं। ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। लेकिन ऐसा लगता है कि व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया, बहुत ही दिलचस्प। क्योंकि जो बाइडेन ने अपने इंटरव्यू में पहली जो टेलीफोन कॉल व्हाइट हाउस में आने के बाद उन्होंने की व्लादिमीर पुतिन को, तो उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया और ये कहा कि मैंने उनसे कहा था कि मैं तो आपको अच्छी तरह से जानता हूं। तो अब पुतिन कह रहे हैं कि किसी को समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। तो एक तरह से ऐसी नोकझोंक है दो बड़े मुल्कों के प्रेसिडेंट्स के बीच कि वो ऐसा लगता है कि ये एक टेंशन है। और इन दोनों मुल्कों में कई और इश्यूज पर डिफरेंसेस भी चल रहे हैं। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लेबनान का जो ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह, जिसको अमेरिकन्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहती है, जो इजराइल के खिलाफ लड़ता है, उसका एक डेलीगेशन मॉस्को गया था। और मॉस्को में उन्हें बहुत ही अच्छे से वेलकम किया गया। और रूस ये मैसेज दे रहा है कि हिजबुल्लाह कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि वो एक अच्छी खासी अहम पॉलिटिकल एक ताकत है और उसे उन्हें मानना चाहिए। दोनों तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से भी और मॉस्को की तरफ से उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लावरोव, उनकी मुलाकात हुई है। और ये कहना है उनका कि इस पूरे इलाके में स्टेबलाइजिंग फोर्स, यानी हालात को नॉर्मल रखने में हिजबुल्लाह इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। तो ये जो टकराव है मिडिल ईस्ट वाला, वो वहाँ तक पहुँच गया, अमेरिका के और रूस के बीच के टकराव और उनके प्रेसिडेंट्स के बीच के टकराव। तो ये अब ऐसा लगता है कि कई इश्यूज़ पर रूस कई जगहों पर काफ़ी मजबूत हुआ है
खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में, और मिडिल ईस्ट में अवामी सतह पर भी और कुछ हुकूमतों में भी रूस की पोजीशन काफ़ी मजबूत और बेहतर हुई है, जबकि अमेरिका वही इजराइल और सऊदी अरब और इन मुल्कों में ही एक तरह से एक अलायंस बनाए हुए है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये टकराव जो है वो शायद कुछ लंबा चलेगा। नहीं सर, आप ये बताएं कि आप सच में पुतिन ऐसा कर सकते हैं कि अमेरिका चुनाव को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं? देखिए अब इसका फायदा किसे होता है? देखिए अब इस वक्त हम डिफरेंट किस्म की दुनिया में जी रहे हैं जी। आजकल सॉफ्ट स्किल जिसे कहते हैं वो मिसाल के तौर पे फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, ट्विटर के जरिए मुख्तलिफ तरीकों से वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए आजकल दूर से बैठे हुए भी काम किए जा सकते हैं। इसलिए इन्फ्लुएंस कहीं हो सकता है, क्योंकि ये बात अब से पहले 2019 वाले इलेक्शन में बाकायदा ऐसे इल्ज़ाम रूस पर लगे थे उस वक्त भी कि उस वक्त हिलरी क्लिंटन लड़ रही थी उनके सामने, और हिलरी क्लिंटन को हराने के लिए रूस ने काम किया है, ऐसी रिपोर्ट उस बार भी आई थी। तो ये बहरहाल जब चीन में बैठ कर के अमेरिका की बहुत सी वेबसाइट्स को कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत से मैसेजेस भेजे जा सकते हैं। मुझे याद आ रहा है कि अमेरिका में जब माफ़ कीजिएगा ईरान में एक इलेक्शन में बाकायदा मैसेजेस रात को भेज करके और जो हारने वाला था उसका कैंडिडेट का नाम चला दिया गया। उसके बाद जब अहमदीनेजाद जीते तो प्रोटेस्ट हुए बाकायदा। तो इस तरह से अब दुनिया के किसी भी हिस्से में रह करके किसी भी हिस्से में लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ये बात अब बहरहाल टेक्नोलॉजी के ज़माने में हो सकती है। अब बहरहाल आप सर एक चीज़ और बताएं, ये मामला ज़्यादा गंभीर है कि इससे अमेरिका सच में प्रतिबंध लगा सकता है? क्योंकि फिर बहुत सारे मुल्कों पर फर्क पड़ेगा। क्योंकि आपने पिछले हफ्ते मुझे जो स्टोरी बताई थी अफगानिस्तान में जो मीटिंग हो रही थी, जी जी, उसमें भारत को रोका जा रहा था एक तरह से होने में, तो उस पर भी कुछ फर्क पड़ सकता है? हाँ देखिए, असल में पाबंदियां जब होती हैं, पाबंदियों के अलग अलग मुल्कों में अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर चीन और अमेरिका के बीच में जो ट्रंप के ज़माने में कारोबारी टकराव था, उनके यहाँ टकराव किस चीज़ का था? वो इंपोर्ट किए हुए सामान पर ड्यूटी ज़्यादा लगा करके दूसरे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। जी। इसी तरह से अमेरिका की मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान में वो उनकी मोटरसाइकिल जो आने वाली थी उस पर उन्हें भारत की सरकार से भी शिकायत थी। तो ये इस किस्म की या तो पाबंदियां या टैक्सेस को बढ़ाना, उससे दूसरे मुल्क के कारोबार को नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश होती है। लेकिन जहां तक ये पाबंदियों का मामला है, उसमें बिल्कुल ऐसा होता है कि अमेरिका जब किसी पर भी, दुनिया के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर या इंडिविजुअल पर पाबंदी लगाता है, उसके दो बड़े असर होते हैं। एक तो अमेरिका अपने यहाँ आने नहीं देता, वीज़ा नहीं देता। एक दूसरा काम करता है कि उन लोगों के या उन ऑर्गेनाइजेशंस के अगर अमेरिका में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, एसेट्स हैं, बैंकों में पैसा है, उसको सीज कर देता है। अच्छा। तो इस तरह की पाबंदियां होती हैं। तो चूंकि रूस एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मुल्क है और अब अमेरिका की जिस तरह से पोजीशन इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी साख कमज़ोर हुई है डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में, उसको बनने में भी टाइम लगेगा। और जिस तरह की वहाँ फाइनेंशियल हालात नज़र आ रहे हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि रूस एक मेजर प्लेयर के तौर पर उभर रहा है। और रूस, चीन, ईरान, ये सब एक तरह से इकट्ठे, तुर्की, ये सब मुल्क एक जगह इकट्ठे होते नज़र आ रहे हैं। तो इसमें अमेरिका के लिए आने वाले वक्त में शायद मुश्किलात ज़्यादा बढ़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये सारी चीज़ें बताई, क्लियर की। और दर्शक आप लोग कमेंट कर सकते हैं, साथ ही खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। किसी और एपिसोड में काज़मी सर से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।